नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका इवेंट क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आपको पता था, अपना टॉपिक चल रहा था प्रकाश के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें प्रकाश के परावर्तन के बारे में हमने बात कर ली थी पिछले वाले वीडियो में। प्रकाश के परावर्तन के बारे में हमने जाना था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो किसी एक माध्यम में गमन करती हुई प्रकाश की किरण जब किसी सतह से समतल सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो वो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये हमने बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियमों की, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है कि परावर्तन के नियम लिखो। अब यहाँ पर परावर्तन के और अपवर्तन के जो नियम है वो 2 प्रकार के नियम है। एक तो सीधे ही बोलते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। स्टूडेंट इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं कि जब परावर्तन के नियम हमसे पूछे जाते हैं तब उसमें आंसर कौन सा दें, क्योंकि परावर्तन के नियम 2 हैं। एक तो अभी हम जो चर्चा करेंगे, एक परावर्तन के नियम आगे और आएंगे। तो वो जो नियम है वो गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम है। ये जो नियम है ये सीधे प्रकाश के परावर्तन के नियम ही है। यानी कि यदि क्वेश्चन आता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखो, तब अपने को ये वाले नियम लिखना है। और यदि क्वेश्चन आता है कि गोलीय धरातल से परावर्तन के नियम लिखो, तो वो गोलीय धरातल से जो परावर्तन के नियम है उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले जो इसके परावर्तन के जो सिंपल जो नियम दे रखे हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियमों के। तो प्रकाश का परावर्तन हमने सीख लिया था। अब हम बात करेंगे जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। अब ये परावर्तन के नियम क्या है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक समतल दर्पण लेते हैं। या हमने एक समतल दर्पण ले लिया, ये एक समतल दर्पण ले लिया और इस समतल दर्पण यानी कि ये जो सीधी रेखा है इस समतल दर्पण की, इस पर हमने एक अभिलंब खींच लिया। इसको हम बोलते हैं अभिलंब, यानी कि लंब जो खींचते हैं, जैसे मैथ में खींचते हैं लंब, इसको बोलते हैं अभिलंब। ये जो सीधी रेखा है इस पर हमने एक अभिलंब खींच लिया। अभिलंब खींचने के बाद हमने देखा कि ये जो आने वाली जो किरण होती है, यहाँ पर कोई भी स्रोत है प्रकाश का जहाँ से किरण आ रही है, ऐसा मान लेते हैं। तो ये जो आने वाली जो किरण होती है, ये जो किरण है वो जितनी डिग्री पर यहाँ पर आएगी, जितने डिग्री कोण के साथ यहाँ पर आएगी, जितने डिग्री कोण से इस दर्पण से टकराएगी उतने डिग्री कोण पर यह वापस चली जाएगी। यानी कि यहाँ से ये किरण आई और यहाँ से ये वापस टकराकर परावर्तित हो गई। इस किरण को हम क्या बोलेंगे, तो इस किरण को हमने पीछे बता दिया था, इसको बोलेंगे आपतित किरण। और ये वाली जो किरण है वो कौन सी है, परावर्तित किरण। जो टकराने के बाद निकल जाती है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। और ये होगी अपने पास आपतित किरण। और ये जो खींचा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे अभिलंब। क्या बोलेंगे, अभिलंब। अब ये जो आपतित किरण है, जहां पर आपतित होती है, यानी कि ये वाला जो बिंदु है, इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, यानी कि आपतित किरण जहां पर आपतित होगी, जिस बिंदु पर आपतित होगी उस बिंदु को हम बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। तो यहाँ पर ये इसकी कुछ नॉर्मल बातें थी जो अपने को ध्यान रखनी है कि ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। ये वाला जो है वो अपने पास अभिलंब है और ये वाला जो बिंदु है जहाँ पर किरण आपतित होती है उस किरण को, उस बिंदु को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने एक समतल दर्पण लिया, उस पर एक किरण आपतित की। तो हमने क्या देखा कि आपतित किरण जो है, यानी कि आपतित किरण, ये वाली जो किरण है, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, यानी कि ये वाला अपने पास अभिलंब है, ये अभिलंब है अपने पास, आपतित किरण और इस अभिलंब के बीच में बनने वाला जो कोण है, और इस परावर्तित किरण और इस अभिलंब के बीच में बनने वाला जो कोण है, ये दोनों ही कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आपतित किरण जितना कोण अभिलंब के साथ बनाती है उतना ही कोण परावर्तित किरण अभिलंब के साथ बनाती है। इस कोण को हम इंडिकेट किससे करते हैं, यानी कि इसको I से दर्शाते हैं और इसको R से दर्शाते हैं। अब जो कोण आपतित किरण बना रही है उसको हम आपतन कोण कहेंगे, और जो कोण परावर्तित किरण बना रही है उसको हम क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि आपतन कोण या परावर्तन कोण किसे कहते हैं। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बना रही है उसको हम आपतन कोण यानी कि I से दर्शाएंगे, और परावर्तित किरण इस अभिलंब के साथ में जो कोण बना रही है उसको हम परावर्तन कोण यानी कि R से दर्शाएंगे। तो यहाँ पर आपतन कोण और परावर्तन कोण वाली बात क्लियर होगी। अब इसका पहला नियम क्या है, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम यदि हम लिख कर देखें कि इसका पहला नियम क्या कहता है, तो पहला नियम यदि हम देखें तो कहता है कि आपतित किरण जो है,
आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है, आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है उतना ही कोण परावर्तित किरण अभिलंब के साथ बनाती है। अभिलंब के साथ बनाती है। तो ये इसका पहला नियम हो गया। अब नियम ऊपर नीचे लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जरूरी नहीं है कि जो पहला वाला नियम है वो पहले ही लिखो, दूसरा वाला नियम वो दूसरे नंबर लिखो, तो ऊपर नीचे लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले वाला पहले ही लिखो। तो यहाँ पर पहला नियम हमने ये ले लिया कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है उतना ही कोण परावर्तित किरण अभिलंब के साथ में बनाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोण आई और कोण आर का जो मान है वो बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कोण आई जो है वो किसके बराबर होता है, कोण आर के। ये सदैव बराबर होते हैं दोनों, कोण आई और कोण आर सदैव क्या होते हैं, बराबर होता है। अब इसके दूसरे नियम की चर्चा करते हैं। तो दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, एक तो ये किरण और एक ये किरण और एक ये वाला अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में स्थित है। यानी कि ये वाला जो तल अपने को दिख रहा है, ये जो तल है अपने पास, इस एक ही तल पर स्थित है। कौन कौन है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों के तीनों एक ही तल पर स्थित है। आपतन बिंदु पर एक ही तल पर, इस बिंदु पर एक ही तल में स्थित है। इसका दूसरा नियम यही है। दूसरा नियम क्या कहता है अपने को, दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ये इसका दूसरा नियम हमने देखा कि आपतित किरण यानी कि ये वाली जो किरण है और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो विलंब है, ये तीनों के तीनों एक ही तल में स्थित है। ये इसका दूसरा नियम है। तो समझ के करेंगे तो आसानी रहेगी, नहीं तो रटना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है इसका। तो यहाँ पर इसके परावर्तन के नियमों के बारे में हमने देखा कि परावर्तन के दो नियम अपने को दे रखे हैं, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं यदि के समतल दर्पण कैसे बनाए जाते हैं या समतल दर्पण नॉर्मल किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो समतल दर्पण जो होते हैं, कोई भी पारदर्शी पदार्थ लेते हैं या कोई भी कांच लेते हैं, उस पर क्या होता है, एक साइड चांदी की लेप लगा दी जाती है, चांदी या एल्युमिनियम की परत लगा दी जाती है और उस परत लगाकर उसका जो सामने वाला जो भाग होता है उसको परावर्तक पृष्ठ की तरह काम में लिया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि हम किसी भी समतल दर्पण में अपना चेहरा देखने के लिए जाते हैं, तो अगर आपने समतल दर्पण को गौर से देखा होगा तो सामने से तो प्रतिबिंब दिखाई देता है अपना, यानी कि हम सामने से तो देख पाते हैं, लेकिन पीछे अगर उसके कुछ कलर किया हुआ रहता है, वो जो कलर होता है वो कलर क्या होता है, तो उस पर एक लेप लगा दिया जाता है, यानी कि उस पर एक परत लगा दी जाती है। परत किसकी लगाई जाती है, एल्युमिनियम या चांदी की, जिससे क्या हो सके, परावर्तन हो सके और प्रतिबिंब बन सके। इसके लिए यानी कि इन दर्पणों को बनाने के लिए कांच या पारदर्शी पदार्थ का उपयोग लिया जाता है और इन पारदर्शी पदार्थों के एक साइड पर क्या लगा दी जाती है, एल्युमिनियम या चांदी की परत लगा दी जाती है और एल्युमिनियम और चांदी की परत लगाकर परावर्तक पृष्ठ बना दिए जाते हैं, जिसकी सहायता से परावर्तन आसानी से हो सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर चुके हैं समतल दर्पण की। अब समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं और उसके प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, उसके बारे में यदि हम बात करें तो देखते हैं समतल दर्पण के बारे में। यहाँ पर बात करें यदि हम समतल दर्पण की, यहाँ पर बात करें यदि हम किसकी, समतल दर्पण की, तो समतल दर्पण की सबसे पहले हमने देखे समतल दर्पण बनाए कैसे जाते हैं। तो समतल दर्पण जो होते हैं वो एक पारदर्शी पदार्थ या कोई कांच ले लिया जाता है और उसके एक साइड पर चांदी या एल्युमिनियम की परत लगाकर उसका परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है, जिससे समतल दर्पण का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कांच या कोई पारदर्शी पदार्थ, कांच या कोई पारदर्शी पदार्थ लिया जाता है और उस कांच या पारदर्शी पदार्थ के
एक साइड पर क्या लगा दिया जाता है, एक साइड पर एल्यूमिनियम या चांदी की परत चढ़ा दी जाती है। एक साइड पर एल्यूमिनियम या चांदी की परत चढ़ा दी जाती है। कांच या पारदर्शी पदार्थ का उपयोग लिया जाता है समतल दर्पणों को बनाने के लिए। अब यहाँ पर इसके यदि हम प्रतिबिंब की बात करते हैं, यदि हम इसके प्रतिबिंब की बात करें कि समतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है। प्रतिबिंब का मतलब हो गया परछाई, जैसे रियल वस्तु नहीं होती है। प्रतिबिंब जो होता है वो हमें कैसा बनता है समतल दर्पण में, आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी, रियल नहीं बनता है। कहने का मतलब ये है, रियल का मतलब हो गया वास्तविक नहीं बनता है। इस पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है। और उस प्रतिबिंब का आकार कितना होता है, तो उसका जो आकार होता है वो वस्तु जितना ही होता है। यानी कि जितनी हाइट की वस्तु है उतनी ही हाइट का उसका प्रतिबिंब बनेगा। अगर कोई 5 फीट की वस्तु है तो समतल दर्पण के सामने रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब 5 फीट का ही बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि 4 फीट या 3 फीट का बन जाए, यानी कि कम या ज़्यादा नहीं होगा। जितने आकार की वस्तु है उतने ही आकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर प्रतिबिंब के आकार के बारे में हमने चर्चा कर ली। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा या वास्तविक, तो प्रतिबिंब बनेगा आभासी। अब यहाँ पर समतल दर्पण में एक और खास बात है। क्या खास बात है कि समतल दर्पण, ये हम मान लेते हैं कि ये कोई समतल दर्पण है। इस समतल दर्पण के आगे जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, यानी कि जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है उतनी ही दूरी पर इस समतल दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब बनेगा। इधर बन रहा है प्रतिबिंब और इधर बन रहा है वस्तु, यानी कि इस प्रतिबिंब के आगे की दूरी इस वस्तु के पर, इस समतल दर्पण से जितनी दूरी वस्तु की है उतनी ही दूरी इस दर्पण से प्रतिबिंब की बनती है। तो ये चीज़ अपने को मेन ध्यान में रखनी है कि समतल दर्पण से क्या होता है कि समतल दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाती है उतनी ही दूरी पर इस समतल दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो वस्तु के जितना ही होता है और प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो आभासी होती है। ये समतल दर्पण की खासियत बातें हैं। और प्रतिबिंब, इस समतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है, इस प्रतिबिंब का यदि हम आकार की बात करते हैं तो ये वस्तु के जितना ही बनता है। और इसके प्रकृति की यदि हम चर्चा करते हैं तो वो आभासी बनता है। और अगर दूसरे बारे में जानना चाहें, दूसरी चीज़ के बारे में जानना चाहें कि समतल दर्पण में जो है वो प्रतिबिंब, वस्तु का जो दायां वाला भाग है वो प्रतिबिंब में बायां दिखाई देता है और जो वस्तु के जो बायां वाला भाग है वो प्रतिबिंब में दायां दिखाई देता है। ये भी चीज़ अपने को ध्यान रखनी है कि वस्तु का जो दायां वाला भाग है वो प्रतिबिंब में बायां दिखाई देगा, और वस्तु का जो बायां वाला भाग है वो प्रतिबिंब में कैसा दिखाई देगा, दायां दिखाई देगा, यानी कि उल्टा दिखाई देता है। जैसे हम समतल दर्पण के सामने पी अक्षर को लिखकर ले जाते हैं। यदि हम किसी कागज पर पी अक्षर को लिख लिया किसी कागज पर हमने पी अक्षर को लिख लिया, और जैसे ही उसको समतल दर्पण के सामने रखेंगे तो ये जो पी है वो किस रूप में अपने को दिखाई देगा, क्यू दिखाई देगा। पी की जगह कैसा दिखाई देगा, क्यू, यानी कि उल्टा दिखाई देगा। कहने का मतलब ये है, इस प्रकार से ये दिखाई देगा। ये पी था, जैसे इसको समतल दर्पण के सामने लेकर गए ये क्यू दिखाई देने लग गया। ऐसी प्रकृति होती है इसकी। यानी कि अब ये जो सामने वाला भाग होता है, इस वस्तु का जो दायां वाला भाग है वो बायां दिखाई देता है प्रतिबिंब में, और जो वस्तु का बायां वाला जो भाग है वो प्रतिबिंब में अपने को दायां दिखाई देता है। ये समतल दर्पण की कुछ बातें थी। और ये जो समतल दर्पण में इस प्रकार का जो परावर्तन अपने को देखने को मिलता है, इस प्रकार के परावर्तन को हम क्या नाम देंगे, तो इस प्रकार के परावर्तन को कहा गया है पार्श्व परावर्तन। क्या कहते हैं हम, पार्श्व परावर्तन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि पार्श्व परावर्तन किससे कहते हैं। तो ये जो हमने अभी सीखा है कि पार्श्व परावर्तन होता किसमें है, तो समतल दर्पणों में होता है। और पार्श्व परावर्तन कहते हैं किसको है, तो पार्श्व परावर्तन, यदि अपने को क्वेश्चन आते हैं कि पार्श्व परावर्तन क्या होता है, तो हम समतल दर्पण के बारे में पूरा लिख सकते हैं कि समतल दर्पण जो होते हैं वो पारदर्शी पदार्थ के बने हुए होते हैं। उसके एक साइड पर चांदी या एल्युमिनियम की परत लगा दी जाती है, जिसकी सहायता से हम उसको परावर्तक पर जो किरणों को आसानी से परावर्तित कर सकते हैं। और ये जो समतल दर्पण होता है, इस समतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो आभासी होता है। और समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है उतना ही उस समतल दर्पण के पीछे उसका प्रतिबिंब बनता है। और जितना वस्तु का आकार होता है उतने ही आकार का उसमें प्रतिबिंब बनता है। और इस प्रकार का जो परावर्तन है वो पार्श्व परावर्तन कहलाता है। अब यहाँ पर हम समतल दर्पण के बारे में चर्चा कर